हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और आज हम डिस्कस करेंगे डिबे हकल इक्वेशन एंड कॉलरॉस लॉ। दो टॉपिक है बच्चों, डिबे हकल इक्वेशन एंड कॉलरॉस लॉ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्वेंटली बेसिकली जो क्वेश्चंस कंडक्टेंस से आते हैं वो कॉलरॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन पर ही आते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को सुने और समझें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा डिबे हकल इक्वेशन के साथ। डिबे हकल इक्वेशन बेसिकली क्या है, पहले मैं उसको लिखता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू डिबे हकल इक्वेशन हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या दे सकते हैं, लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट माइनस ए रूट सी। दिस द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिबे हकल इक्वेशन, है ना। दिस इज कॉल्ड डिबे हकल इक्वेशन। ये क्या हो गया, डिबे हकल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले सारे एट्रीब्यूट्स को देखें, इसमें कौन कौन से हैं पहले से देख लें। वेयर सी इज व्हाट, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जिस इलेक्ट्रोलाइट का आपको कंडक्टेंस निकालना है उसका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हो जाता है लैम्डा सी इज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसका भाई, कंसंट्रेशन सी का, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन सी ऑफ गिवन कंसंट्रेशन, जो आपको गिवन कंसंट्रेशन है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, है ना। लैम्डा इन्फिनाइट क्या है, तो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। लैम्डा इन्फिनाइट क्या है, इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, लिमिटिंग कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। तो लिमिटिंग कंडक्टेंस या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग कंडक्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट। फिर हो जाता है यहाँ पे ए क्या है, तो यहाँ पे जो ए है दिस इज कांस्टेंट। ए क्या है, एक कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है ये टेम्परेचर और जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो, जैसे आप वाटर लेते हो बेसिकली, तो वाटर पर डिपेंड करेगा, यानी कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा। इट डिपेंड्स अपॉन पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट आप ले रहे हो, बेसिकली वाटर हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो डिबे हकल इक्वेशन बेसिकली क्या दे रहा है, तो डिबे हकल इक्वेशन बेसिकली गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन क्या, लैम्डा सी एंड सी। ये तो कांस्टेंट है और लैम्डा इन्फिनाइट भी कांस्टेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, है ना। तो लैम्डा सी और सी के बीच मींस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच के मैथमेटिकल रिलेशन को डिबे हकल इक्वेशन से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट बेसिकली डिबे हकल इक्वेशन गिव्स, तो इट गिव्स a relation between क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड व्हाट, कंसंट्रेशन, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच के रिलेशन को हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं, डिबे हकल इक्वेशन से, ठीक है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन, लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट माइनस ए रूट सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, डिबे हकल इक्वेशन, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहां पे एक बात तुम लोगों को समझाना चाहूंगा, जब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो ना, कहीं भी क्वेश्चन में लिखा रहे ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसे ही ये वर्ड आ जाए तो दो बात तुम लोग सोच लेना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात जैसे ही आए तो
तो आप दो बातें सोच लेना। पहली बात ये आप सोच लेना कि कंसंट्रेशन जीरो होगा उस सॉल्यूशन का। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग जीरो लेते हैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन ये डेटा वाइज है कि आपको कंसंट्रेशन जीरो पर ही सोचना है। तो जब भी क्वेश्चन पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात की जाए तो हम लोग कंसंट्रेशन जीरो पर ही सोचेंगे। ये डेटा वाइज बात है और इसको याद रखिएगा। और दूसरी बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अल्फा का मान हमेशा 1 लिया जाता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं 100% आयोनाइजेशन हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं, इवन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अल्फा 1 कहते ही हो। जैसे मान लो आप HCl ले लिए तो उसका अल्फा तो 1 होता ही है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप NaCl ले लिए उसका भी एक अल्फा 1 हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर उसके जगह पे कोई वीक एसिड, वीक बेस आप ले लेते हो, जैसे आप वीक एसिड, जैसे कोई आप एसिडिक एसिड ले लेते हो, जैसे आप वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हो, तो उनका भी अल्फा 1 हो जाएगा। यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, सिंपल सॉल्ट हो, स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट हो, कोई भी सीन हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, उन सब के लिए अल्फा की वैल्यू आपको 1 ही लेनी है। तो जब भी क्वेश्चन में बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात की जाएगी तो आप दो बात याद रखेंगे, कंसंट्रेशन जीरो लेना है जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, और अल्फा 1 कंसिडर करना है, मीन्स 100% आयोनाइजेशन हो चुका होगा। तो ये दो बातें आपको अंडरस्टूड रखनी है, समझ के रखनी है, याद रखनी है, अप्लाई करनी है। कब? जब क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डीबे-हकल इक्वेशन को एक्सप्रेस करने वाले हैं किसमें, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक्सप्रेस करते हैं। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कंसंट्रेशन जीरो। तो जैसे ही मैंने कहा इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, जीरो। तो चूँकि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसंट्रेशन अपने को जीरो एज्यूम करना है, तो लैम्डा सी हम लोग का एक्सप्रेशन क्या कहता है, लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट माइनस ए रूट सी। ये अपना डीबे-हकल इक्वेशन है। और अगर कंसंट्रेशन जीरो पे कर दिया जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लैम्डा सी विल इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट, क्योंकि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए रूट सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम लोग क्या कह सकते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा सी की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट। ठीक है। अब प्रैक्टिकली क्या ये हम लोग संभव कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकली हम लोग C बराबर जीरो ला सकते हैं, क्या प्रैक्टिकली हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर डाइल्यूशन करें तो क्या कंसंट्रेशन को जीरो किया जा सकता है, तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकली किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आप जीरो नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप जब किसी कंसंट्रेशन को जीरो नहीं कर सकते हैं तो आप लैम्डा इन्फिनाइट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो लैम्डा इन्फिनाइट को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग कंसंट्रेशन जीरो कर ही नहीं सकते हैं प्रैक्टिकली, तो वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ध्यान से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। तो फ्रॉम ग्राफ, तो ग्राफ इज द बेस्ट वे टू फाइंड लैम्डा इन्फिनाइट। यानी कि जो काम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो काम हम लोग ग्राफ के मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ से हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हम लोग केस 1 हम लोग लेके स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहली स्टडी है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग को क्या करना है, लैम्डा इन्फिनाइट का कैलकुलेशन करना है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि लैम्डा इन्फिनाइट तभी होता है जब कंसंट्रेशन सी जो होता है वो जीरो होता है। अब प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन का जीरो कर ही नहीं सकते हो, तो हम लोग लैम्डा इन्फिनाइट कैसे निकालेंगे हम लोग वही देखने वाले हैं, ध्यान से सीखिएगा। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखो हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज अकॉर्डिंग टू डीबे-हकल इक्वेशन। तो यहाँ हम लोग ले रहे हैं लैम्डा सी और यहाँ लेते हैं बच्चों रूट सी। दिस इज द ग्राफ वर्सेस लैम्डा सी वर्सेस रूट सी ग्राफ है ना। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मान लो कोई भी गिवन कंसंट्रेशन था, उस गिवन कंसंट्रेशन पे आपने देखा कि जो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो इस कोऑर्डिनेट पे आ रहा है।
ठीक है। अब जैसे जैसे आप क्या करेंगे, डाइल्यूशन करना शुरू करोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करना शुरू करोगे, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है बच्चों, आप बाहर से सॉल्वेंट ऐड करना शुरू करोगे। तो जैसे जैसे आप बाहर से सॉल्वेंट ऐड करना शुरू करोगे, वैसे वैसे कंसंट्रेशन घटता जाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन के घट जाने से, यानी कि डाइल्यूशन के कारण जब कंसंट्रेशन घट जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में एक इंक्रीमेंट ऑब्जर्व होता है। क्यों इंक्रीमेंट ऑब्जर्व होता है? क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे आप क्या करेंगे, उसमें सॉल्वेंट डालेंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि आयोनाइजेशन बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे आयोनाइजेशन बढ़ने लगता है डाइल्यूशन के कारण, वैसे वैसे गिवन सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ जाती है। और नंबर ऑफ आयंस की संख्या के बढ़ जाने से डाइल्यूशन के कारण कंडक्टेंस में इंक्रीमेंट ऑब्जर्व होता है। ये याद रखिएगा। यानी कि ऑन डाइल्यूशन ये याद रखिएगा क्या, कि लैम्डा सी की वैल्यू बढ़ जाती है। लैम्डा सी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो बढ़ गई यानी कि धीरे धीरे ऊपर चला जा रहा होगा। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो ऊपर चला जाता होगा, जाता होगा, जाता होगा, धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइमिंग आएगा बच्चों, जैसे मान लो प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा का डिक्रीमेंट ऑब्जर्व नहीं होता है। तो अब प्रैक्टिकली तो हम लोग यहीं तक पहुंच पाए। प्रैक्टिकली हमने क्या किया, वाटर डालते गए डालते गए डालते गए, वाटर को डालते गए, हम लोग डाइल्यूशन को करते गए और देखा फाइनली हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ तक पहुँच पाए। उसके बाद हम लोग नहीं जा पाए आगे, प्रैक्टिकली हो ही नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि शुरू से जो ग्राफ का जो प्लॉटिंग था वो इस स्लोप को मेंटेन किए हुए था। तो चूंकि इस ग्राफ को हम लोग देख सकते हैं कि शुरू से इसी स्लोप को ये मेंटेन किए हुए है, इसका मतलब आगे भी अगर हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो ग्राफ इसी को क्या करेगा, इसी स्लोप को मेंटेन करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा इन्फिनाइट, जो कि प्रैक्टिकली हम लोग नहीं निकाल पाए क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग जीरो कंसंट्रेशन के पास नहीं पहुंच पाए। अब प्रैक्टिकली हम लोग जीरो कंसंट्रेशन के पास नहीं पहुंच पाए तो हम लोग लैम्डा इन्फिनाइट तो निकाल नहीं सकेंगे प्रैक्टिकली। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि स्लोप जो था वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट था, एक ही जैसा था। इसका मतलब यहाँ भी आगे भी एक जैसा ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग मैनुअली क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो प्रैक्टिकल रीच किए, और यहाँ के बाद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, कंसंट्रेशन को और कम करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ग्राफ का प्लॉटिंग इसी के आधार पे हो रहा है, तो मैनुअली हम लोगों ने ग्राफ को आगे एक्सटेंड किया और यहाँ पे जाकर इसको इंटरसेप्ट कर दिया। अब जैसे ये जाके यहाँ पे इंटरसेप्ट हुआ, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन्फिनाइट, है ना, क्योंकि ये जो एक्सिस था वो क्या था, लैम्डा सी का एक्सिस था। और जीरो कंसंट्रेशन पे लैम्डा सी की जो वैल्यू होती है वो लैम्डा इन्फिनाइट के बराबर होती है। तो हम लोगों ने देखा क्या, प्रैक्टिकली जो काम यहाँ तक हम लोग कर पाए उसी बात को प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैनुअली इस चीज़ों को आगे बढ़ाया बाय मेंटेनिंग द स्लोप। तो इसको हम लोग कह देते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। और एक बात बता दूं, ये जो काम है वो किसके लिए किया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे आप यहाँ पे ले सकते हो, आप HCl की बात कर सकते हो, आप यहाँ पे H2SO4 की बात कर सकते हो, आप HNO3 की बात कर सकते हो, आप NaCl की बात कर सकते हो। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन इज वन ऑफ द वे टू फाइंड लैम्डा इन्फिनाइट। प्रैक्टिकली जिस काम को यहीं तक हम लोग कर पाए, हम लोग ग्राफिकली हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रापोलेशन किया। व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेशन? एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली जब किसी डेटा को अचीव नहीं कर पाते हैं तो बाय मेंटेनिंग द स्लोप हम लोग कर्व को आगे खींच लेते हैं या फिर ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन इज व्हाट, मैनुअली ड्राइंग द ग्राफ बाय मेंटेनिंग द कर्व, इसको तुम कह सकते हो। व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेशन? एक्स्ट्रापोलेशन हम लोग कह सकते हैं क्या, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, जो जब हम लोग प्रैक्टिकली कोई काम को नहीं कर पा रहे, डेटा वाइज कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली उस काम को कर देते हैं। तो मैनुअली ड्राइंग द ग्राफ बाय मेंटेनिंग द स्लोप,
बाय मेंटेनिंग द स्लोप, स्लोप को मेंटेन करते हुए ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर देना, वो भी मैनुअली, विदाउट एनी रिकॉर्ड, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल डेटा, इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। तो हम लोगों ने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इन्फिनाइट निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो हम लोग बना ही नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, देखा कि ग्राफ का प्लॉट शुरू से एक ही कर्व, एक ही स्लोप को मेंटेन कर रहा है, तो हमने उसी स्लोप को मेंटेन करते हुए एक्सट्रापोलेशन किया और लैम्डा इन्फिनाइट की वैल्यू निकाल ली, जो कि जीरो कंसंट्रेशन पे प्राप्त होता है। तो ये जो बातें थी दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग इसको नोट करके क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं नोट करके, क्या लिख सकते हैं नोट में, practically it is not possible, it is not possible to make जीरो कंसंट्रेशन, प्रैक्टिकली हम लोग जीरो कंसंट्रेशन कर ही नहीं सकते हैं, जीरो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करके तो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को जीरो कर ही नहीं सकते हैं। दैट्स वाई बाय एक्सट्रापोलेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ द वैल्यू ऑफ lambda infinite, the value of lambda infinite can be determined for strong electrolyte, तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वीक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनाइट हम लोग डीबे-हेकल इक्वेशन से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ डीबे-हेकल इक्वेशन के मदद से जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं लैम्डा सी वर्सेस रूट सी के अगेंस्ट, तो हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन वहाँ करते हैं और लैम्डा इन्फिनाइट की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा इन्फिनाइट की वैल्यू होती है वो एक्स्ट्रापोलेशन से प्राप्त होती है, ना कि प्रैक्टिकली हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो प्रैक्टिकली उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ठीक है, तो ये जो बातें रही, ये जो बातें थी वो थी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा देखते हैं, आगे हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। केस 2 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा जाए, फिर से हम लोग क्या करते हैं, डीबे-हेकल इक्वेशन से ही हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लिया है लैम्डा सी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, यहाँ मैंने ले लिया है रूट सी अकॉर्डिंग टू डीबे-हेकल इक्वेशन। और किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया तो कुछ प्लॉटिंग कुछ इस तरह की थी, इस तरह का प्लॉटिंग था, इस तरह की प्लॉटिंग थी। यानी कि कोई भी आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने एसिटिक एसिड ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। तो जो प्लॉटिंग है वो क्या हो रहा है, कर्व देखिए किस तरह से घूम रहा है ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाली बात नहीं आ रही है, यहाँ पे इस तरह से कर्व घूम रहा है ना, इस तरह से कर्व जा रहा है। और यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे अगर हम लोग इसको एक्स्ट्रापोलेट करना चाहें तो ये पैरेलली ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अगर हम लोग अगर एक्स्ट्रापोलेशन करते भी हैं, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रापोलेशन किया। तो एक्स्ट्रापोलेशन अगर मैंने किया
तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे इस y एक्सिस पे यानी कि लैम्डा c एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट मुझे नहीं ऑब्जर्व हुआ। अगर लैम्डा c मुझे इंटरसेप्ट नहीं दे रहा है इस ग्राफ के लिए, इसका मतलब जीरो कंसंट्रेशन पे हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन करने के बावजूद भी, जीरो कंसंट्रेशन पे हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन करने के बावजूद भी हम लोग लैम्डा सी यानी कि लैम्डा इन्फिनाइट की वैल्यू प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इवन हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन से भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, लैम्डा इन्फिनाइट की वैल्यू। तो ये एक चैलेंज हो गया लोगों के लिए, साइंटिस्ट के लिए उस समय एक चैलेंज हो गया कि भाई एक्स्ट्रापोलेशन तो यहाँ हो ही नहीं पा रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग तो एक्स्ट्रापोलेशन करके लैम्डा इन्फिनाइट उसका निकाल लेते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो कर्व है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस चला जा रहा है, तो इंटरसेप्ट मिलेगा ही नहीं। और इंटरसेप्ट अगर मिलेगा ही नहीं तो जीरो कंसंट्रेशन पर हम लोग को किस तरह से ऑब्जर्व होगा, या फिर मिलेगा तो काफ़ी दूर जाकर मिलेगा, काफ़ी हाई कर्व मिलेगा, काफ़ी दूर जाकर ये चीज़ मिलने वाली है। तो ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी चैलेंजिंग थी, और इस चैलेंज को दूर करने के लिए एक लॉ दिया गया। जो लॉ देने वाले थे कॉलरॉस साहब थे, और जो लॉ था उनका नाम था कॉलरॉस लॉ। तो हम लोग देखेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कॉलरॉस लॉ के मदद से हम लोग लैम्डा इन्फिनाइट निकाल सकते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रैक्टिकली तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ एक्स्ट्रापोलेशन से निकाल सकते हैं। वही बात है मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करूँ तो प्रैक्टिकली भी नहीं निकाल सकते हैं और एक्स्ट्रापोलेशन से भी नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कॉलरॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो कॉलरॉस लॉ की मदद से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लैम्डा इन्फिनाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑब्वियस है जब कॉलरॉस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनाइट दे सकता है तो वो स्ट्रॉन्ग का भी दे देगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपने पास दो साधन हो गए, एक तो एक्स्ट्रापोलेशन हो गया, एक हो गया अपने पास कॉलरॉस लॉ। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास एक ही उपाय है, दैट इज कॉलरॉस लॉ। ध्यान से इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं नोट करके इस बात को लिखूं, क्या मैं लिखना चाह रहा हूं, आफ्टर एक्स्ट्रापोलेशन after extrapolation graph goes parallel to the lambda c axis। lambda c axis के क्या होता है, पैरेलल चला जाता है। दैट इज for weak electrolyte, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक्स्ट्रापोलेशन is not useful to find lambda infinite। ठीक है, तो लैम्डा इन्फिनाइट की वैल्यू हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्स्ट्रापोलेशन से तो प्राप्त कर नहीं सकते। तो यहां पे फिर से मैं बात कर रहा हूं, सो फॉर दिस KOHLRAUSCH Colros law। So for this Colros law is introduced। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलरॉस लॉ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि डीवे-हर्कलिक इक्वेशन से हम लोग चले और कॉलरॉस लॉ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो कॉलरॉस लॉ का मकसद क्या था कि हम लोग विदाउट प्रैक्टिकल, विदाउट ग्राफ, हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी यानी कि वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग लैम्डा इन्फिनाइट निकाल सकते हैं। यानी कि कॉलरॉस लॉ बेसिकली यूज टू फाइंड ओनली लैम्डा इन्फिनाइट, नॉट लैम्डा। लैम्डा इन्फिनाइट निकालने के लिए हम लोग कॉलरॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ना कि लैम्डा निकालने के लिए। तो लैम्डा इन्फिनाइट निकालने के लिए हम लोग कॉलरॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या फिर चाहे वीक हो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या क्या नियम याद रखिएगा कि आप प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते हो, लेकिन ग्राफिकली यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन से और कॉलरॉस लॉ से निकाल सकते हो। वही बात अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो आप ना प्रैक्टिकली निकाल सकते हो, ना आप एक्स्ट्रापोलेशन से निकाल सकते हो, आपको बस एक ही उपाय करना है, कॉलरॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक ही उपाय है, कॉलरॉस लॉ। ठीक है, तो कॉलरॉस लॉ को इंट्रोड्यूस करने से पहले, चूंकि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बातें हम लोग करते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ
आयोनाइजेशन, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं। तुम लोग पढ़े भी होगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किस लिए डिफाइन होता है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ले तो हम लोग अल्फा 1 ले लेते हैं, 100% आयोनाइजेशन होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है ना। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान हमेशा 1 होता है। स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको क्या करना है? अल्फा का मान हमेशा 1 से कम ही लिया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चले जाएंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो सब के लिए, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, सबका अल्फा 1, सब में आयोनाइजेशन 100%। ओके गाइस, चलो भाई। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बात करने वाले हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करने वाले हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जनरल डाइल्यूशन पे बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल सोल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने अल्फा 1 से कम लिया है। ऑब्वियस है, अल्फा मैंने 1 से कम लिया है तो मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो बात नहीं ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि एग्जाम्पल लेना है। CH3COH मैंने क्या लिया है? एक वीक एसिड ले लिया है जो एक्वस फॉर्म में यानी कि पानी में है। इसको जैसे आप पानी में डालोगे तो ये पूरी तरह से ना टूटेगा और इसमें CH3CO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, एट T बराबर 0 पे अगर कंसनट्रेशन इसका C रहा होगा, C मोलैरिटी रहा होगा, CM, तो ये शुरू में 0 रहे होंगे। और जब इक्विलिब्रिया को गेन करने गया होगा तो यहाँ से C अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा मीन्स एक मोल के रिस्पेक्ट में कितना मोल यहाँ से निकला। तो अगर C मोलैरिटी है तो उससे कितना निकलेगा? C अल्फा। तो अल्फा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल आयोनाइज्ड फ्रॉम गिवन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एक मोल है तब यहाँ से कितना मोल यहाँ से रिलीज कर रहा है। अब अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे C है तो यहाँ से कितना रिलीज करेगा? तो 1 के लिए अल्फा तो C के लिए C अल्फा। तो यहाँ से C अल्फा रिलीज करेंगे और सारे के सारे यहाँ पे टूट जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे बच कितने गए? T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे कितना बच गया? तो C में आपको C अल्फा चला गया, C माइनस C अल्फा M, तो यहाँ बच गया C इंटू 1 माइनस अल्फा M, और ये बच गया आपके C अल्फा, ये आपके हो गया C अल्फा। अब यहाँ से K इक्विलिब्रियम हम लोग निकाल सकते हैं। तो K इक्विलिब्रियम क्या होता है बताओ? तो हो जाएगा CH3CO माइनस, इक्विलिब्रियम पढ़े होगे तुम लोग 11th में, CH3CO माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COH का कंसंट्रेशन, सबका कंसंट्रेशन लेना है और सबका एक्सपोनेंट 1 1 1 जाएगा, तो कोफिशिएंट सबका 1 1 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, C गया। तो यहाँ पे आ जा रहा है वैल्यू क्या? आपको आ जा रहा है C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो दिस द K इक्विलिब्रियम। व्हाट इज दिस K इक्विलिब्रियम? दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या फिर क्या कह सकते हैं उसको हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर एसिड है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, कहीं कहीं पे इसको आप एसिड के लिए Ka भी लिखा रहता है, बेस के लिए Kb लिख दिया जाएगा। आप इक्विलिब्रिया पढ़े होगे 11th में, तो उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ Ka लिख दिया जाएगा। अगर ये एसिड है तो यहाँ पे Ka लिखना चाहिए, अगर बेस रहेगा तो यहाँ पे Kb लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहीं कहीं पे आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी लिखा रहेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। एक बात यहाँ पे समझाना चाहूँगा, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है जीमेन या फिर बोर्ड के क्वेश्चन मैंने बेसिकली देखा है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगर पूछा जाएगा तो आपको K इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है, और अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा जाएगा तो आपको अल्फा निकालना है। यानी कि दोनों में आयोनाइजेशन वर्ड से आपको नहीं सोचना है, कन्फ्यूजन नहीं लेना है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के लिए आपको अल्फा निकालना है, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट वर्ड आ गया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट वर्ड अगर आ गया, तो आपको K इक्विलिब्रियम यानी कि एसिड के लिए Ka निकालना है, बेस के लिए Kb निकालना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकालना है। और अगर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, बाइनरी मीन्स एक इलेक्ट्रोलाइट से 2 कंपोनेंट बनते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइनरी। तो यहाँ पे आप ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, K इक्वेशन बराबर K इक्विलिब्रियम बराबर C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट आपका बाइनरी है, फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और अगर आपके पास ये पता चल जाए, ये कंफर्मेशन मिल जाए कि अल्फा की वैल्यू काफ़ी छोटी है,
छोटी मतलब बहुत छोटी, 1 से काफ़ी छोटी, तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस अल्फा में से अल्फा नेग्लेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली के इक्विलिब्रियम बराबर सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो बात मैं लिख देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इफ़ अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन 1, अल्फा क्या है, 1 से काफ़ी अगर कम है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देन 1 माइनस अल्फा नेग्लिजिबली इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो इसको याद रखिएगा। तो के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है कब सही हो जाएगा, पहला कंडीशन तो बाइनरी हो, इलेक्ट्रोलाइट आपका बाइनरी हो, और दूसरा क्या हो, अल्फा क्या हो, काफ़ी कम हो 1 से। तो अल्फा जनरली हम लोग देखते हैं 0.05 या उससे कम हो जाता है ना, 0.05 या उससे कम, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्फा को नेगलेक्ट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू आपको अगर पता चल जाए कि 0.05 या उससे कम है तो आप अल्फा की वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हो। और अगर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट रहा तो आप डायरेक्ट सी अल्फा स्क्वायर लगा सकते हो। जनरली जीमेन या फिर बोर्ड या फिर नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बाइनरी ही होते हैं जनरली, हमेशा के लिए नहीं। अगर कोई और रहा, टर्नरी रहा, तो आपको उसके लिए क्या होगा, अलग तरह से निकालना पड़ेगा फिर से, ठीक है, जैसा आपने सीखा होगा 11th में एनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो बाइनरी के लिए एक्सप्रेशन सही हो गया, के इक्विलिब्रियम बराबर सी अल्फा स्क्वायर, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज यूजफुल फॉर 2 कंडीशन, बाइनरी रहे और अल्फा लेस देन वेरी लेस देन 1 रहे। लेकिन यहाँ पे तो मैंने जो अल्फा निकाला, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू अपने को चाहिए थी ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √k/c। तो ये फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला के लिए आपको के भी चाहिए और सी भी चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का क्वेश्चन होगा, तो आपको के और सी की वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो आप किस तरह से अल्फा निकालेंगे, चलिए देखते हैं, चलिए नोट करके उसको समझते हैं। तो हम लोगों को एक बात तो पता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 हो जाता है ना। हम लोग जानते हैं क्या है, वी नो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हम लोगों को पता है कि जब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा बराबर 1 हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोग यूनिटरी मेथड से कैसे कह सकते हैं कि फॉर लैम्डा इनफाइनाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि लिमिटिंग कंडक्टेंस, फॉर लैम्डा इनफाइनाइट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज क्या है, 1 है। तो अगर कोई भी गिवन कंसंट्रेशन हो, कोई भी गिवन कंसंट्रेशन पे आपको कोई सी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की जा रही हो, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आपको पता चल जाए, तो फॉर अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की आपको इंफॉर्मेशन दी जाए किसी भी कंसंट्रेशन पर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, दिस कुड बी 1 बाय लैम्डा इन्फिनाइट इंटू लैम्डा सी, है ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, तो व्हाट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, लैम्डा सी बाय लैम्डा इन्फिनाइट। तो ये वाली वैल्यू आपको कब काम आने वाली है, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, मींस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जब क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको के और सी की जानकारी नहीं दी जाएगी। और जब के और सी की जानकारी नहीं दी जाएगी तो वहाँ पर कौन सी जानकारी दी जाएगी, आपको लैम्डा सी और लैम्डा इन्फिनाइट की आपको वैल्यू दी जाएगी। तो लैम्डा सी और लैम्डा इन्फिनाइट की वैल्यू रखिए, आपको अल्फा का मान यहाँ पे पता चल जाएगा एट द गिवन कंसंट्रेशन। तो सी कंसंट्रेशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना रहा होगा वह पता चल जाएगा आपको इस फॉर्मूला से। और हमें पता है कैसे निकाला इसको हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी, इवन वीक, हम लोग तो वीक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे अल्फा की बात कर रहे हैं मतलब वीक की बात कर रहे हैं। तो इवन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा विल बी 1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ से अल्फा निकाल लें और यहाँ से अल्फा निकाल करके आप के की वैल्यू पे रख सकते हैं, है ना। तो के की वैल्यू आप यहाँ पे है अल्फा बराबर √k/c। तो अगर आपको पूछ दिया जाए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि भाई इसका कंडक्टेंस इतना है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस इतना है,
ठीक है। तो बता दो भाई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, या फिर बता दो उसका आयनेशन कांस्टेंट कितना होगा। तो पहले तो आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा बराबर अंडर रूट के बाय सी होता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो, लैम्डा सी बाय लैम्डा इन्फिनाइट करके, और फिर यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे रख दो, और गिवन कंसंट्रेशन से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लगा दो, आपको अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। या फिर के की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दो, सॉरी के की वैल्यू निकालनी थी ना अपने को, तो के की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, सी अल्फा स्क्वायर यहाँ रखना पड़ेगा। तो सी इंटू अल्फा की जगह पे लैम्डा सी बाय लैम्डा इन्फिनाइट का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि हम लोग अगर लिखना चाहें यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इंटू क्या कह सकते हैं, लैम्डा सी बाय लैम्डा इन्फिनाइट का स्क्वायर। ठीक है। तो आप ये दोनों इक्वेशन के, लेकिन इस फॉर्मूला को लगाते समय ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और दूसरा कि जो भी कंसंट्रेशन है जिसकी जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे जो अल्फ़ा का जो मान है वह काफ़ी कम है 1 से, यानी कि लेस देन 0.05 के आसपास है ना। तो ही ये काम चलेगा, तो ही आप ये एक्सप्रेशन लगा सकते हो, अदरवाइज आपको तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, के इक्विलिब्रियम बराबर सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, है ना। या फिर ये तो तब होगा जब अल्फ़ा क्या हो वेरी लेस देन 1 हो। अगर वेरी लेस देन 1 नहीं होगा तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो लैम्डा सी बाय लैम्डा इन्फिनाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा मीन्स लैम्डा सी बाय लैम्डा इन्फिनाइट। तो ये काम आपको करना पड़ जाएगा कब, जब अल्फ़ा आपको नेग्लेक्ट ना करना पड़े। लेकिन ये दोनों कब अप्लाई होगा, जब बाइनरी होगा। तो ये भी बाइनरी पे अप्लाई होगा, ये भी बाइनरी पे अप्लाई होगा, ये तो हर जगह अप्लाई होगा, यहाँ पे कोई सीन नहीं है। तो ये भी बाइनरी के लिए, ये भी बाइनरी के लिए, लेकिन ये बाइनरी विथ अल्फा वेरी लेस देन 1, और ये बाइनरी के लिए जब अल्फा वेरी लेस देन 1 ना हो। तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम लोग अल्फा और के की बात करते हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ साथ जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ भी अल्फा और के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, जेई में, नीट में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बस इसी फॉर्मूला पे हैं। आपको किसी भी तरह से क्या होगा, लैम्डा इन्फिनाइट की वैल्यू दे दिया जाएगा, लैम्डा सी की वैल्यू दे दी जाएगी, अब पूछा जाएगा बताओ डिग्री ऑफ आयनेशन कितना है, और कभी कभी पूछ जाएगा आयनेशन कांस्टेंट कितना है। तो कई बच्चे क्या होते हैं, आयनेशन कांस्टेंट को डिग्री ऑफ आयनेशन समझ लेते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। आयनेशन कांस्टेंट पूछा जा रहा है तो पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, फिर अल्फा निकाल करके आप के इक्विलिब्रियम निकाल लो। अगर अल्फा बहुत कम आया है तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, अल्फा कम नहीं आया है तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई किसकी, डी हेकल इक्वेशन की। अब मैंने जैसा कि कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या काम करने वाले हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो हम लोग लैम्डा इन्फिनाइट हम लोग का अभी तक नहीं निकला है। स्ट्रॉन्ग का तो निकाल ही लिया ना, प्रैक्टिकली नहीं निकाले, लेकिन ग्राफिकली तो निकाल ही लिया हम लोग एक्सट्रापोलेशन से करके। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अभी भी हम लोगों को पता नहीं है कि मैं किस तरह से लैम्डा इन्फिनाइट की वैल्यू निकालूंगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉल-रॉस लॉ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉल-रॉस लॉ, RAUSCHS, कॉल-रॉस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखिए, चूंकि लैम्डा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से कम होगी ना। तो याद रखिएगा 1 से वैल्यू कम कब आती है, जब ऊपर की वैल्यू छोटी हो और नीचे की वैल्यू बड़ी हो। और लैम्डा इन्फिनाइट तो हमेशा क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि डायल्यूशन के बाद लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है, तो लैम्डा इन्फिनाइट हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। तो कभी ये गलती ना कर दे कंफ्यूजन में कि लैम्डा इन्फिनाइट ऊपर कर दें, लैम्डा सी नीचे कर दें, इससे बचिएगा। क्यों, क्योंकि अपने को अल्फा लेस देन 1 चाहिए, और लेस देन 1 कब मिलेगा, जब छोटा बटे बड़ा होगा। छोटा बटे बड़ा कब होता है, जब लैम्डा सी क्या होता है, छोटा होगा। तो लैम्डा सी तो छोटा ही ना होता है, तो लैम्डा सी तो छोटा ही होना हमेशा लैम्डा इन्फिनाइट से। तो लैम्डा सी हमेशा लैम्डा इन्फिनाइट से छोटा ही होना है, क्योंकि लैम्डा इन्फिनाइट डायल्यूशन पे लैम्डा निकाला जाता है, जो कि हमेशा सबसे ये मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस का। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम कंडक्टेंस निकालते हैं। अब अगर ये मैक्सिमम है यानी सबसे बड़ा है, और हमको अल्फा का वैल्यू 1 से कम चाहिए, 1 से कम ही होता है ये, तो लैम्डा सी बाय लैम्डा इन्फिनाइट करना पड़ेगा। कभी भी कंफ्यूजन में ना जाए कि लैम्डा इन्फिनाइट बटे लैम्डा सी कर दे, तो वहाँ से बचिएगा। ठीक है, इस बात को अगर याद रखिएगा कि लैम्डा सी छोटा है, लैम्डा इन्फिनाइट बड़ा है, तो छोटा बटे बड़ा करना है, ना कि बड़ा बटे छोटा। बड़ा बटा छोटा करेंगे तो अल्फा की मान 1 से बड़ी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमको हमेशा अल्फा का मान 1 से कम करना है, तो छोटा बटे बड़ा। चलिए शुरू करते हैं कॉल-रॉस लॉ। सबसे पहले कॉल-रॉस लॉ की बात करें क्या है, तो कॉल-रॉस लॉ को डिफाइन किया गया था इनफाइनाइट डायल्यूशन पे।
क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉलरॉस लॉ को डिफाइन किया गया था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब अगर कॉलरॉस साहब ने इसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई फर्क नहीं रह जाता है। फिर से बोलता हूँ, बोला भी मैंने कई बार, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कोई फर्क नहीं रह जाता है। जब हम लोग ये जानते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई फर्क नहीं रह जाता है, इसका मतलब कॉलरॉस लॉ वीक के लिए भी एप्लीकेबल होगा और स्ट्रॉन्ग के लिए भी एप्लीकेबल होगा। याद रखिएगा इस बात को। चलिए शुरू करते हैं, लॉ लिखते हैं। आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो इसको लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉलरॉस लॉ, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको इस जानना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कह सकते हैं, द लिमिटिंग ही बात होनी है क्योंकि कॉलरॉस साहब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में बात करते हैं। द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इक्विलिब्रियम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of the limiting equivalent conductance of its cation and anion। सिंपल। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जिस इलेक्ट्रोलाइट का आपको लैम्डा इन्फिनाइट निकालना है, लैम्डा इक्विलिब्रियम इन्फिनाइट, हम दो तरह का होता है, लैम्डा एम इन्फिनाइट और लैम्डा इक्विलिब्रियम इन्फिनाइट, सॉरी इक्विवेलेंट इन्फिनाइट। इक्यूब मीन्स इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अपने को निकालना है तो बस क्या करना है, उनके केटायंस और एनायन का, उनके केटायन और एनायन का जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसको आप जोड़ दें। सो सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और लिखना चाहूँगा मैं, क्या कि कॉलरॉस लॉ किस पे एप्लीकेबल है, कॉलरॉस लॉ सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एप्लीकेबल है। इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड सेम बिहेव करता है क्योंकि दोनों अल्फा 1 शो करता है, दोनों 100% आयोनाइजेशन शो करता है, इसलिए कॉलरॉस लॉ दोनों जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो। तो हम लोग कह सकते हैं कॉलरॉस लॉ is applicable for both strong electrolyte as well as weak electrolyte, because it is given at infinite dilution। तो कॉलरॉस लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया गया है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों का अल्फा 1 हो जाता है और दोनों सेम नेचर शो करने लगते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखें। जैसे अपने को क्या करना है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने कहा लैम्डा इक्विलिब्रियम इन्फिनाइट, सॉरी लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ NaCl, क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू, तो लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ सोडियम प्लस
प्लस लैम्डा इक्विलिब्रियम इन्फिनाइट Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ फिर से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ आप ले लो क्या, एसिटिक एसिड ले लो CH3COH वीक एसिड। तो यहाँ पे भी सिंपली क्या करना है, ये भी यहाँ पे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये हो गया अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग उसी तरह से लिखेंगे EQ इन्फिनाइट ऑफ Na प्लस, क्या कर रहा हूँ यार, लैम्डा EQ इन्फिनाइट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ H प्लस। ठीक है, अब उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो बच्चों, लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ ले लो क्या ले लो, MgCl2 ले लो। तो क्या हो जाएगा, इसमें Mg+2 और Cl माइनस के आयन है, तो हो जाएगा लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ Mg+2 प्लस लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस। Cl माइनस यहाँ पे चूंकि देखो क्लोरीन 2 है, तो ऐसा नहीं करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये काम हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट निकालते समय हम लोग नहीं करते हैं। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट निकालते समय इस तरह काम नहीं करेंगे, सिंपली केटायंस और एनायंस जो हैं उसको आइडेंटिफाई करो और उनके लैम्डा EQ इन्फिनाइट को जोड़ दो, उसके नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लैम्डा EQ इन्फिनाइट निकाल रहे हैं, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायल्यूशन जब आप निकाल रहे हो तो। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ आप ले लो Al2SO4 होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोचो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को बस पहचानना है केटायन कौन है एनायन कौन है। तो लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ Al+3 प्लस लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ SO4-2। यहाँ से कोई लेना देना नहीं है कि इसकी संख्या कितनी है, 3 है या इसकी 2 है, इससे कोई लेना देना नहीं। कब, जब आप लैम्डा EQ इन्फिनाइट निकाल रहे हो। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप लैम्डा EQ इन्फिनाइट निकाल रहे हो, आप लैम्डा M इन्फिनाइट भी निकाल सकते हैं, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायल्यूशन भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन लैम्डा M और लैम्डा EQ क्या होता है। ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन लैम्डा M एंड लैम्डा EQ क्या होता है। तो हमें पता है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, लैम्डा M इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू 1000 कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहो या फिर कंडक्टिविटी, दिस इज कापा, K इंटू 1000 बट अपॉन मोलैरिटी। एंड लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी हम लोगों को पता है n फैक्टर इंटू मोलैरिटी होता है, तो लिख सकते हैं क्या, K इंटू 1000 बाय n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। और K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी को हम लोग लैम्डा M कह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, लैम्डा M बाय n फैक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा M मोलर कंडक्टेंस बाय n फैक्टर। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। तो अगर किसी का लैम्डा इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, तो आप सिंपली n फैक्टर से क्या करें, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो लैम्डा M भी उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें, जैसे मान लो मैं, चलो लास्ट में यही चल रहा है Al2SO4 होल 3, तो मैं उसी के लिए काम करता हूँ। ठीक है, चलो, तो अब देखो, मुझे इसका लैम्डा इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इसका लैम्डा मुझे क्या निकालना है M निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, लैम्डा M इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल 3। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, M रखना है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट जब क्या होगा, लैम्डा M बाय n फैक्टर। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, तो n फैक्टर यहाँ कितना हो जाएगा, तो n फैक्टर कंपाउंड के लिए क्या होता है, टोटल चार्ज आइदर ऑन केटायन और एनायन। तो एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, 3, तो टोटल हो गए 2, तो 3 2 6। यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ Al2SO4 होल 3 के जगह पे मैंने क्या कर दिया है, लैम्डा M इन्फिनाइट Al2SO4 होल 3 बाय 6, क्योंकि लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर लैम्डा M बाय n फैक्टर होता है। इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लैम्डा M इन्फिनाइट ऑफ Al+3 बाय n फैक्टर कितना हो गया एल्युमिनियम का यहाँ पे, जो तो रेडिकल्स का जो n फैक्टर होता है ये वही होता है जो उसका चार्ज होता है। अगर n फैक्टर में कन्फ्यूजन है तो आप इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं किसी भी कंपाउंड रेडिकल का n फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है। अब प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा M इन्फिनाइट ऑफ SO4-2। तो यहाँ पे आपका चार्ज यहाँ पे 2 है, तो n फैक्टर हो जाएगा 2।
अब इस 6 को हम वहाँ ऊपर लेके जाएं तो हम लोग कह सकते हैं क्या, लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Al2SO4 होल 3 इज इक्वल टू, 6 ऊपर गया तो यहाँ जाएगा 2 इंटू लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Al प्लस 3 प्लस 3 इंटू लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ SO4 माइनस 2। तो ये अपना निकल गया क्या, लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Al2SO4। तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना, लेकिन हमने क्या किया, एक जान करके एक एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश की है, जिस तरह से हम लोग कॉलरॉस लॉ की मदद से लैम्डा इक्विवेलेंट का हम लोग एक्सप्रेशन ले सकते हैं, तो हम लोग कॉलरॉस लॉ की मदद से हम लोग लैम्डा एम का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर लैम्डा एम का एक्सप्रेशन लिखें तो हम लोग को क्या चेंजिंग करना पड़ रहा है, बस ये देखो Al2SO4 होल 3 का जब मैंने लैम्डा एम के टर्म में मैंने एक्सप्रेशन दिया तो जो एल्युमिनियम की जो नंबर्स थे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, सल्फेट यहाँ 3 था तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो कॉलरॉस लॉ को हम लोग अगर लैम्डा एम के मदद से डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, तो उनके केटायंस का जो लैम्डा एम इन्फिनाइट वो ले लें और जो केटायंस की संख्या उस गिवन इलेक्ट्रोलाइट में उसे मल्टीप्लाई कर दें। और ये काम हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में जब एक्सप्रेस करते थे कॉलरॉस लॉ को तो नहीं करते थे। तो चलो इन टर्म्स ऑफ कॉलरॉस लॉ के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एम इन्फिनाइट के बारे में क्या कह सकता हूं मैं, तो क्या कह सकता हूं, द लिमिटिंग molar conductance, the limiting molar conductance that is lambda m infinite of an electrolyte, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं ना, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोई भी, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, क्योंकि इन्फिनाइट डायल्यूशन में बात हो रही है और इन्फिनाइट डायल्यूशन पे स्ट्रांग और वीक एक जैसा होता है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द sum of the limiting molar conductance of all its cations, cation या फिर cations and anions। ठीक है, चलो तो हम लोग अगर मान लो मैं लिखना चाहूँ लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ सोडियम क्लोराइड तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे सोडियम एक है क्लोरीन एक है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ सोडियम प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस। लेकिन मैं लिखना चाहूँ लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3COH तो यहाँ भी क्या है, दोनों एक ही है, तो लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ H प्लस, या फिर और क्या कह सकते, लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ MgCl2 अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Mg प्लस 2, क्योंकि इसमें एक ही संख्या है लेकिन Cl2 है तो 2 मल्टीप्लाई लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस। यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे ही केटायन से एनायन की संख्या अगर एक से ज़्यादा दिख जाए तो आपको उस संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा जब आप लैम्डा एम के टर्म में कॉलरॉस लॉ को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यानी कि उस तभी तो हम लोग जब लिख रहे थे हम लोगों ने लिखा था लैम्डा एम ऑफ Al2SO4 होल 3, तो इसकी क्या हो जाएगी 2 इंटू लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Al प्लस 3 प्लस 3 इंटू लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ SO4 माइनस 2। तो ये चीज़ें याद रखने वाली थी। तो दिस इज कॉलरॉस लॉ। तो हम लोगों ने देखा कॉलरॉस लॉ क्या है और कहाँ अप्लाई होता है और कब अप्लाई होता है। तो कॉलरॉस लॉ क्या है, तो सिंपली क्या है, वो लैम्डा एम इन्फिनाइट निकालने का एक मेथड है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रांग हो या फिर वीक हो। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉस लॉ, इसका कहाँ इस्तेमाल है, और यही तो खास है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लिया जाए एप्लीकेशन ऑफ applications of Colros law। तो जो हम लोग बात करें अगर एप्लीकेशन की, तो जो मेजर एप्लीकेशन क्या है, तो हम देखें इनके, देयर आर
फॉलोइंग मेजर मीन्स जो ज़्यादातर जे में या फिर नीट में या फिर बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देयर आर फॉलोइंग मेजर एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉस लॉ, जिसमें जो सबसे पहला है व्हाट इज दैट। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर सकते हैं हम लोग, लैम्डा इन्फिनाइट या फिर लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग लैम्डा एम इन्फिनाइट और लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट। एक बात याद रखिए, कॉलरॉस लॉ के मदद से हम लोग लैम्डा एम नहीं निकाल सकते, लैम्डा इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते, उसके लिए तो आपको एक मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग अलग मेथड से चलेंगे, वो व्हीटस्टोन ब्रिज से उसको बनाया जाता है, प्रैक्टिकली उसको हम लोग देखेंगे वो बाद में। ठीक है, बस तत्काल हम लोग थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं और प्रैक्टिकल बाद में करूँगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलरॉस लॉ की मदद से लैम्डा एम इन्फिनाइट या लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, एनी मीन्स चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, तो इसको तो हम लोग देख ही चुके हैं। दूसरा क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इसके वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, चाहे वो के हो चाहे वो के बी हो, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा वीक का ही निकलता है ना, तो कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सारा का सारा रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाता है, और इक्विलिब्रियम के लिए आपको रिएक्टेंट भी कुछ होने चाहिए और कुछ प्रोडक्ट भी होने चाहिए। जब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम डिफाइंड नहीं होता है, वो चीज़ सिर्फ आपको वीक में मिलेगा। ठीक है, चलो तीसरी बात और क्या कर सकते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होता है उसका KSP आप निकाल सकते हो, कैलकुलेटिंग KSP ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का क्या निकाल सकते हो आप, KSP। तो कितनी बातें आप चीज़ देख लिया, तीन बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं, एक तो लैम्डा एम इन्फिनाइट और लैम्डा इक्विलिब्रियम इन्फिनाइट निकालने में, दूसरा के इक्विलिब्रियम निकालने में, के हो या फिर के बी हो, अगर एसिड है तो के, बेस रहा तो के बी, अगर सॉल्ट रहा तो के, है ना, सिंपली कह सकते हैं, और अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट रहा तो KSP भी पूछा जा सकता है। तो तीन तरह के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। अब अगर एप्लीकेशन को अपने को समझना है तो क्वेश्चंस के मदद से ही हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे 3-4 क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, और तब फिर हम लोगों को एप्लीकेशन जो है वो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ लैम्डा एम इन्फिनाइट of CH3CONA is equal to A, lambda m infinite, मैं बस अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई डेटा आपको दिया जाएगा, NaCl is equal to B, और lambda m infinite of HCl is equal to C, then find lambda m infinite of CH3COOH and lambda equivalent infinite of CH3COOH। ये रहा क्वेश्चन। अब ध्यान से समझो इस बात को, पहले क्वेश्चन को देखो कुछ समझ में आता है। देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, एक सॉल्ट है, यानी कि क्या होगा ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl एक सॉल्ट है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन सब का डेटा आपको दिया गया है। ऑब्वियस है कि ये डेटा कहाँ से आएगा, खुद से सोचो, ये जो डेटा आया होगा वो एक्स्ट्रापोलेशन से ही तो आया होगा, क्योंकि ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो प्रैक्टिकली एक ग्राफ प्लॉट किया गया होगा और फिर एक्स्ट्रापोलेशन करके हम लोग क्या किए हैं, इन सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर चुके हैं हम लोग, डेटा प्राप्त कर चुके हैं। और ये दोनों रहे वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कॉलरॉस लॉ लगाने वाले हैं, और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, लैम्डा एम इन्फिनाइट और लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट।
तो हम लोग यहाँ देखेंगे जो पीछे हम लोग नहीं समझ पाए थे, नहीं कर पाए थे क्या, कि लैम्डा एम इन्फिनाइट या लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालेंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसकी जानकारी अपने को यहाँ मिलने वाली है। तो करें इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर मैं देखूं, कैसे ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है। लैम्डा एम इन्फिनाइट अगर मुझे निकालना है CH3COH का, तो वो क्या होगा। तो देखो इसको पहले मैं, इसका जो कॉलरॉस ने क्या कहा है पहले इसको लिख दो। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू कॉलरॉस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3CO माइनस कह सकते हैं, अब प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ H प्लस। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए, ये एक्सप्रेशन। अब कैसे ये मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा, अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैं लैम्डा एम इन्फिनाइट इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, दिस CH3CO माइनस प्लस Na प्लस प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस। अब इन तीनों के मदद से हमें ये एक्सप्रेशन लाना है, तो कैसे करें। तो अपने को CH3CO माइनस चाहिए, तो यहाँ पे ये मिल रहा है, तो ये मुझे यहाँ पे लिख दूँ मैं। तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3CO Na। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, CH3CO माइनस मिल जाएगा। अभी लेकिन अनवांटेड कौन है, Na मुझे अनवांटेड है, तो उसका इलाज लास्ट में करेंगे। और क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, तो H प्लस मुझे एक चाहिए, तो एक की यहाँ से मिल जाएगा H प्लस। देखो तो अब मुझे H प्लस मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लैम्डा एम इन्फिनाइट HCl ले लूँगा, लैम्डा एम इन्फिनाइट HCl ले लेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें अनवांटेड हो गई, Na और Cl। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ, अब Na और Cl को हटाने का मेरे पास एक ही उपाय है और वो भी दिया गया है, दिस इज NaCl। अब देखो अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट Na प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट H प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट Cl माइनस लैम्डा एम इन्फिनाइट Na प्लस माइनस लैम्डा एम इन्फिनाइट Cl माइनस। तो यहाँ देखो दो प्लस वैल्यू आ रही है, दो माइनस वैल्यू आ जाएगी, दोनों कट जाएगी और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि मैथमेटिकली अगर इसको कॉलरॉस से तोड़ें, इनको और इनको कॉलरॉस से तोड़ दो इनके कैटायंस एनायंस में, तो आपको जब काट कूट करके देखिएगा, अलजेब्रिक कैलकुलेशन करके देखिएगा, तो आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। इसका मतलब इसके m में इसके m को जोड़कर इसके m को घटा दिया जाए तो आपको इसका m निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी गई है, दिस इज व्हाट, तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये एक्सट्रापोलेशन से दी गई वैल्यू, दिस इज A, HCl के लिए दिस इज C और NaCl के दिस इज B। दिस इज द आंसर। तो यहां से एक चीज समझ में आया क्या, कि कॉलरॉस लॉ ने आपको कैसे मदद की किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा इन्फिनाइट को निकालने में। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो लैम्डा इन्फिनाइट हम लोग निकाल ही सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग स्ट्रॉन्ग के जो भी कैटायंस आयंस हैं उनको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाए कि जो इसका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटायंस आयंस है उसके सम के बराबर हो गया। तो अगर मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए कैटायंस आयंस का, तो मुझे इस तरह से इन तीनों को अरेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से इसको अरेंज करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं देख सकता हूँ इस तरह से, तो इसको मैं डिटेल करूँ, अगर यहाँ पे देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Na प्लस के लिख सकता हूँ। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तीनों आखिर इसके बराबर कैसे हैं। फिर प्लस है तो बाद में आगे प्लस दे दिया। फिर ये देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ H प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस लिख सकता हूँ इसको। अब ये माइनस है, आगे माइनस लग गया, इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Na प्लस, और होना चाहिए था प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस, लेकिन आगे माइनस लगा है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस दोनों की वैल्यू कट जानी है, ये दोनों वैल्यू कट जानी है। अब ये दोनों वैल्यू कट जानी है तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जानी है, तो हो गया लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ H प्लस। ये रहा सीन। तो यहाँ देखें ना, इस तीनों को 1 2 3 इस तीनों को कुछ इस तरह से हमने अरेंज किया कि अपने को ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाए, और वो मुझे मिल गया। उसका मैं टेक्निक तुमको भी बता रहा हूँ। आपको ये देखना है कि आपको कौन सा एनायन चाहिए, वो एनायन कहाँ है उसको लिख दो। आपको कौन सा कैटायन चाहिए, वो कैटायन आपको कहाँ है वो लिख दो, और उसमें जो अनवांटेड है उसको लिस्ट आउट कर लो, और उसको घटाने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है उसको लिख दो, खेला खत्म।
ठीक है। अब अगर मुझे लैम्डा एम इन्फिनाइट मुझे पता चल चुका है तो लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम इन्फिनाइट बाय एन फैक्टर। ये फॉर्मूला तुम लोग को पता है क्या होता है, लैम्डा एम इन्फिनाइट बाय एन फैक्टर। तो हम लोग को पता है यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट मुझे निकालना है। तो लैम्डा इन्फिनाइट कितने को दिया हुआ है, a प्लस सी माइनस बी। और एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर क्या होता है किसी भी कंपाउंड का जो उसके जो चार्ज होते हैं। तो यहाँ बेसिकली देखो, यहाँ पे CH3CO माइनस है और इसने एक H प्लस रिलीज किया है। तो ऑब्वियस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही तो है, एक ही चार्ज तो आ रहा है, एक ही H प्लस दे रहा है। तो अगर इसको एसिड के टर्म में देखा जाए तो एसिड का एन फैक्टर वही होता है जितना H प्लस वो रिलीज करता है। तो इसने जितना H प्लस रिलीज किया है इतने इसने एक H प्लस रिलीज किया है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा और ये भी A प्लस सी माइनस बी हो जाएगा। तो अगर एन फैक्टर 1 है, एन फैक्टर अगर 1 है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इफ एन फैक्टर इज 1 देन लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट की जो वैल्यू होती है वो लैम्डा एम इन्फिनाइट की वैल्यू के बराबर हो जाती है। वो तो होना ही है ना, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, यानी कि अगर आपको कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट दे दिया गया है जिसका एन फैक्टर 1 है तो उसका लैम्डा एम इन्फिनाइट और उसका लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लें। इफ लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CH3CO होल टू Ca, या चलो Ba ले लेते हैं, बेरिलियम इज इक्वल टू A, और लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ ले लेते हैं BaCl2, ये ले लेता हूँ मैं B, और लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ HCl हो जाएगा C। देन फाइंड लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3COOH एंड लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ CH3COOH। अब देखो यहाँ से भी भाई देख लो, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका एन फैक्टर 1 है, तो दोनों की वैल्यू तो बराबर ही आनी है। तो अपने को लैम्डा एम इन्फिनाइट निकाल लेते हैं, खेला खत्म हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने को दिया है CH3COOH, जिसको हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू कॉलरॉस लॉ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ H प्लस। अब CH3CO माइनस अपने को कहाँ से मिल जाएगा, वो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक अगर मैं लूँ इसमें दो CH3CO माइनस मिल जाएंगे, क्योंकि मैं लैम्डा एम की बात कर रहा हूँ। लैम्डा एम में जब इसका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो इसमें 2 इंटू CH3CO माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या करना है यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लैम्डा एम निकालते समय अगर मुझे इस एनायन को मैंने देखा तो यहाँ पे एनायन की संख्या दुगनी है, क्योंकि मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के टर्म में जब कॉलरॉस लॉ एक्सप्रेस किया जाता है तो नंबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो उस हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ क्या कह सकते हैं CH3CO होल टू Ba बाय टू क्यों किया, अपने को एक आयन चाहिए था, यहाँ पे 2 आयन है, लेकिन ये काम किसके लिए होता है, बस लैम्डा एम पे काम करना है। क्यों, क्योंकि लैम्डा इक्विवेलेंट में इस नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है। अब प्लस H प्लस कहाँ से मिल जाएगा आपको HCl से, तो आपको लिख सकते हैं लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ HCl। और इसमें क्या क्या आपको अनवांटेड है, तो एक तो आपको यहाँ पे एक Ba निकलता है लेकिन बाय 2 है तो Ba/2 हो गया है, यानी कि हाफ Ba है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको Cl है, तो हाफ Ba और Cl दोनों को निकालना है, तो हाफ Ba और एक Cl निकालना है। तो यहाँ पे BaCl2 आपको दिया है, अगर इसको बाय 2 कर दिया जाए तो हाफ Ba और एक Cl हो जाएगा, तो माइनस मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ BaCl2/2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए तो दैट कुड बी A प्लस C माइनस B, जो हो गया आपको आंसर, सॉरी A/2 हो जाएगा ना, A/2 C, अब B की जगह पे क्या हो जाएगा B/2, A प्लस C माइनस B/2। इसका एलसीएम निकाल लें तो दिस कुड बी 2 का ले लें, 2A सॉरी A प्लस C, A प्लस 2C माइनस B/2, इस तरह से कह सकते हैं ना। चलो, तो ये रहा अपना किसकी वैल्यू, लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एसिटिक एसिड की वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू लैम्डा इन्फिनाइट एसिटिक एसिड की है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, लैम्डा इन्फिनाइट
लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ C3COH भी क्या हो जाएगा, वही होना है क्योंकि दोनों का फैक्टर 1 है। तो A प्लस 2C माइनस बी अपॉन 2, ये भी बराबर हो जाएगा। अगर तुम इसको तोड़ के देखना चाहो तो मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ तुम लोगों को, देखो जरा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा, लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3COH मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ BA प्लस 2/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस आगे लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ H प्लस अब प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस, इसको माइनस करना है, माइनस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ BA प्लस 2/2, अब माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस बाय 2। अब देखो लैम्डा इन्फिनाइट माइनस यहाँ पे है, यहाँ प्लस है, दोनों कट जाएंगे, और ये 2 कट गया तो 1, तो ये यहाँ से कट जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई, देखो तो आगे ना बराबर इसके, ये भी कट जानी है। तो देखो तो लैम्डा एम इन्फिनाइट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट किसके बराबर हो गया, लैम्डा एम इन्फिनाइट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ H प्लस। तो ये अपना आ गया। तो हम लोगों को बस यहाँ पे एक दिमाग, बस कॉलरॉस लॉ लगाने का एक ही तरीका क्या है, बस कौन सा केटायन है कौन सा एनायन, उसको देखो, उसको गिवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में खोजो, और उसको खोज करके उसको कुछ इस तरह से अलजेब्रिक फॉर्म में अरेंज करो जिससे कि उसका एक्सप्रेशन कट कुट के ये एक्सप्रेशन के बराबर हो जाए। फिर ये जो गिवन डेटा है उस डेटा को रखिए और आंसर को कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये रहे 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं इसी पर देता हूँ क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, इफ लैम्डा EQ इन्फिनाइट, पहले मैं M दे रहा था, मैं EQ पे बात कर रहा हूँ, EQ इन्फिनाइट ऑफ BaSO4 इज A, लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ H2SO4 इज B, लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ HCl इज इक्वल टू C, देन फाइंड lambda EQ infinite of BaCl2 and lambda m infinite of BaCl2। ये रहा अपना क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, यहाँ देख लो भाई। तो सबसे पहले lambda EQ infinite हमें क्या निकालना, BaCl2। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे lambda EQ infinite of Ba प्लस 2 अब प्लस लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस। यहाँ पे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि लैम्डा EQ पे यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे अपने को Ba प्लस 2 चाहिए, तो Ba प्लस 2 अपने को यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अब इस तरह के क्वेश्चन में तो भाई आपको बस केटायन आयन खोजना ध्यान से, ठीक है। आपको नंबर पे तो कोई टेंशन ही लेना नहीं है। तो Ba प्लस 2 आपको BaSO4 से मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ BaSO4, और Cl माइनस आपको HCl से मिल जाएगा। तो हो जाएगा लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ HCl। और दोनों में हमको Ba और Cl नहीं चाहिए तो माइनस कर दे, सॉरी H प्लस और SO4 माइनस 2 नहीं चाहिए तो हम लोग माइनस कर देंगे। Ba लैम्डा एम इन्फिनाइट, लैम्डा EQ इन्फिनाइट, सॉरी EQ इन्फिनाइट ऑफ, अरे यार, लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ H2SO4। ये कर दिया, हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे मेरा H प्लस अनवांटेड था, यहाँ पे मेरा SO4 माइनस 2 अनवांटेड था। इस दोनों को हटाने के लिए मैंने माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट H प्लस H2SO4 कर दिया। अब यहाँ पे कोई नंबर से कोई लेने देना नहीं है। यहाँ पे एक H प्लस है तो यहाँ पे दो आ गया, से कोई लेने देना नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने को बस लैम्डा इक्विलिब्रियम पे बात, इक्विवेलेंट पे बात कर रहे हैं। और लैम्डा इक्विवेलेंट पे जब बात करते हैं तो कैटायन आयन की संख्या पे कोई वैल्यू कोई डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो। तो BaSO4 की वैल्यू कितनी है A, HCl की वैल्यू कितनी है C, अब H2SO4 की वैल्यू कितनी है B। तो आंसर हो गया A प्लस C माइनस B। किसकी वैल्यू, लैम्डा EQ BaCl2। आगे वही मैं बात करूँ लैम्डा M इक्विवेलेंट, लैम्डा M इन्फिनाइट ऑफ BaCl2 क्या हो जाएगा। तो लैम्डा M इन्फिनाइट ऑफ BaCl2 इज इक्वल्स टू लैम्डा EQ इन्फिनाइट ऑफ BaCl2 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। ये हो जाएगा फॉर्मूला। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा Ba प्लस 2। तो टोटल चार्ज आइदर ऑन केटायन और एनायन, तो Ba प्लस 2 और संख्या इसकी 1, इसके ऊपर चार्ज कितना प्लस 2, तो टोटल चार्ज प्लस 2।
एन फैक्टर में दिक्कत हो रहा है तो आप जाकर के इक्विवेलेंट में जाकर के पहले एन फैक्टर भी देख सकते हैं, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जब इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट मैंने जब सिखाया है तो वहाँ पे मैंने कैसे काम किया है। ठीक है, कब वो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में अलग वीडियो है उसका, वो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ BaCl2 कितना कितना हो जाएगा, A + C - B, A + C - B अब मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब ये इसको अगर देखना चाहो कि सर ये कैसे इसके बराबर है तो मैं दिखा सकता हूँ ये बराबर किसके है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट BaSO4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ Ba+2 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ SO4 - 2, ये हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट H प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस, फिर यह माइनस है तो यहाँ माइनस कर दो। यहाँ पे H2SO4 कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ H प्लस, नंबर से क्यों लेने देना नहीं है, H+1 माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ SO4 - 2। इक्विवेलेंट में एक फ़ायदा है ना कि आपको नंबर से आप बच जाते हो, नंबर से आपको कैलकुलेशन करने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो Ba+2 यहाँ पे SO4 - 2 है, यहाँ पे भी SO4 तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे आपको क्या है H+ है, यहाँ भी H+ है, ये प्लस माइनस कट गया, तो आपको यहाँ पे क्या बच गया, दिस इज लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ Ba+2 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस। तो आप देख चुके हैं यहाँ पे क्या कि आखिर ये जो एक्सप्रेशन था वो किसके बराबर था, इसके बराबर था। अगर ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके बराबर है तो ये ऑब्वियस इसके बराबर हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो लैम्डा इन्फिनाइट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अपने के पास एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। एन फैक्टर क्या होगा बेरियम का, तो टोटल चार्ज आइदर ऑन केटायन और एनायन। बेरियम के ऊपर 2 चार्ज होता है और संख्या 1 है, तो 2 × 1 टोटल चार्ज हो गया 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गए। ये तो 3 क्वेश्चन थे, वो किस पे थे, सारे क्वेश्चन ये 3 पे थे, किस पे, जो मैंने बताया था तुमको लैम्डा वीक एसिड का किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात कर रहा हूँ या डिग्री ऑफ आइसोलेशन की बात कर रहा हूँ, वो कैसे करता हूँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। चाहे आप कोई भी बोर्ड के हो, चाहे CBSE बोर्ड के हो, चाहे फिर ICSE बोर्ड के हों, कोई भी बोर्ड के बच्चे हों, उनको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इफ लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3CONA is E, lambda m infinite of H2SO4 is B, और lambda m infinite of Na2SO4 is C, and lambda m.2 CH3COH is X। अब देखो लैम्डा m.2 मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, 0.2 मोलैरिटी पर जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी बात की जा रही है। 0.2 मोलैरिटी पे, जैसे लिखता था मैंने लैम्डा C, तो लैम्डा C मतलब C कंसंट्रेशन पे लैम्डा, तो यहाँ पे क्या होगा लैम्डा m.2 यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन 0.2 m। ठीक है, इज व्हाट X दिया हुआ है। देन फाइंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या कहा जा रहा है, आपको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। किसका निकालना है, फॉर CH3COH। तो कहा जा रहा है CH3COH के लिए आपको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालने का मतलब आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस K आपको निकालना है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब तुम लोग को मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे कि अल्फा को अगर मुझे निकालना हो तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, क्या, लैम्डा C बाय लैम्डा इन्फिनाइट। तो वो फॉर्मूला लगाते हैं, चलो देखें, तो हम लोग चक चुके अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा C अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट। मुझे 0.2 m पे निकालना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसको मैं लिख सकता हूँ व्हाट, दिस इज लैम्डा m.2 बाय लैम्डा m इन्फिनाइट मैं कह सकता हूँ, और लैम्डा m.2 की वैल्यू अपने को x दी गई है, तो x बाय, अब मुझे लैम्डा इन्फिनाइट किसका निकालना है, CH3COH का।
तो CH3COH का वैल्यू कैसे निकलेगा, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। देखो CH3COH में क्या होता है, CH3CO माइनस और H प्लस है, तो CH3CO आपको यहाँ से मिल जाएगा और H प्लस यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन H प्लस को हाफ करना पड़ेगा क्योंकि H2SO4 को हाफ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 आ गया। तो A प्लस B बाई 2 तो हो गया, और A प्लस B बाई 2 हो गया। अब माइनस कर देंगे क्या इसमें, C बाई 2, क्योंकि अपने को एक सोडियम यहाँ से निकालना है, तो C बाई 2 कर देंगे। तो A प्लस B बाई 2 माइनस C बाई 2 माइनस C है ना। तो इसको देखें क्या हो जाएगा, सबसे पहले A हो जाएगा, ऐसे तुम निकाल भी सकते हो। A में CH3CO माइनस Na प्लस आ गया। अब फिर आपको H प्लस चाहिए, तो आपको हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिट ऑफ H2SO4 बाई 2, यानी कि B बाई 2 आ गया। अब आपको चाहिए क्या, C, आपको घटाना क्या है, आपको घटाना है एक सोडियम और आधा SO4, तो एक सोडियम और आधा BSO4 के लिए C बाई 2, तो माइनस C बाई 2, ये हो गया। डायरेक्ट मैंने कर दिया, लेकिन बोर्ड में आप डायरेक्ट ना करेंगे, बोर्ड में अलग से आपको लैम्डा इन्फिनिट आपको अच्छे से निकालना है CH3COH का बाकायदा, किस तरह से, जैसा पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो A प्लस B बाई 2 माइनस C बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, आपको CH3COH आ जाएगा। उसको चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे बगल में चेक कर सकता हूँ, देखो कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा M इन्फिनिट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा M इन्फिनिट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा M इन्फिनिट ऑफ H प्लस इंटू 2 बाई 2 प्लस लैम्डा M इन्फिनिट ऑफ SO4 माइनस 2 बाई 2 माइनस लैम्डा M इन्फिनिट ऑफ Na प्लस इंटू 2 बाई 2 माइनस लैम्डा M इन्फिनिट ऑफ SO4 माइनस 2 बाई 2। यहाँ देखो, यहाँ से कट गया, तो लैम्डा M इन्फिनिट Na प्लस आ गया है, यहाँ भी Na प्लस 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 कट गया है, एक एक कट गया यहाँ पे भी SO4 माइनस 2 बाई 2 है, यहाँ बाई 2 है, प्लस माइनस कट गया, यहाँ 2 2 कट गया। अब देखो ये जो फॉर्मेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, लैम्डा M इन्फिनिट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा M इन्फिनिट ऑफ H प्लस। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन तो होता है लैम्डा इन्फिनिट ऑफ CH3COH के लिए, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, तो आप इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो मैंने बताया है डायरेक्ट, तो लेकिन आपको अगर बोर्ड का क्वेश्चन होगा तो आपको बगल में बनाना पड़ेगा लैम्डा इन्फिनिट ऑफ CH3COH, आपको निकालना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसा कि पीछे मैंने सिखाया उसकी मदद से निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या निकल चुका है, अल्फा की वैल्यू निकल चुका है x बाय A प्लस B बाई 2 माइनस C बाई 2। आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आपको 2 आ जाएगा, तो 2 पर चलेगा 2x बाय क्या हो जाएगा 2a प्लस b माइनस c, ये आ जाएगा, है ना। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर चला जाएगा तो 2a प्लस b माइनस सी। तो ये हो गई अल्फा की वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मैंने तो क्या किया, ABC रखा है, x रखा है, आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हो सकता है वैल्यू 0.05 से कम आ जाए या फिर 0.05 से ज़्यादा आ जाए। तो 0.05 से थोड़ा कम या आसपास अगर वैल्यू रहे, जैसे 0.06 रहे, 0.07 रहे, तब भी आप 1 माइनस अल्फा नेग्लेक्ट ही कर देना। तो हम कह सकते हैं इफ़ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो मुझे क्या निकालना था, k, तो k बराबर क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि मुझे k निकालना था। अब c की वैल्यू कितनी दी गई है 0.2, तो 0.2 लिख दें, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 2x बाय 2a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये रहा अपना क्वेश्चन। लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले आप ध्यान रखिएगा दो बातें। पहला कि इलेक्ट्रोलाइट आपका बाइनरी है, तो अपना तो एसिडिक एसिड बाइनरी है, और दूसरा अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम या बराबर है, तो भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन किसका, डिग्री ऑफ आयनेशन का और आयनेशन कांस्टेंट का। ये दोनों क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कई बार बोर्ड में आ चुके हैं बच्चों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। वो है KSP का। KSP भी जानना जरूरी है, चलिए देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन की मदद से जानते हैं। इफ लैम्डा M इन्फिनाइट ऑफ AgNO3 इज A, लैम्डा M इन्फिनाइट ऑफ HCl इज इक्वल टू B, और लैम्डा M इन्फिनाइट ऑफ HNO3 इज इक्वल टू C, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस AgCl इज इक्वल टू K1, और कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज दिया हुआ है K2
देन फाइंड क्या हो जाएगा, KSP निकालना ना, KSP फॉर AgCl। ये रहा अपना क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई, तो अपने को KSP निकालना है किसका, AgCl का। तो AgCl इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो हम लोग देखते कैसे निकालते हैं। सबसे पहले KSP का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो आप कोई भी AgCl आप सॉलिड फॉर्म में लेते हो, उसको पानी में डालते हो, तो कुछ Ag+ क्या होता है, वो डिजॉल्व कर जाता है, एक्वस फॉर्म आ जाता है उसका, और कुछ Cl- भी बन जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा सॉल्ट जो है वो आयोनाइज नहीं हुआ है, यानी कि उसमें से कुछ पार्ट ही क्या होंगे, आयोनाइज करेंगे। तो क्या आयोनाइज करेगा, वो मान लो AgCl एक्वस। तो सबसे पहले क्या होता है, गिवन अमाउंट ऑफ द AgCl में से कुछ अमाउंट जो होता है वो एक्वस फॉर्म में चला जाता है। कुछ अमाउंट, जो अमाउंट एक्वस फॉर्म में चला जाता है उसे हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मान लो सॉल्युबिलिटी इसका S है, दिस इज सॉल्युबिलिटी। तो क्या कहा, इस AgCl का सॉल्युबिलिटी S निकला, क्योंकि इसमें से S मोलारिटी, S इज द मोलारिटी, सॉल्युबिलिटी क्या एक तरह का मोलारिटी है, इक्विलिब्रियम पर का मोलारिटी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पर के मोलारिटी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो AgCl जब इक्विलिब्रियम में गया तो AgCl क्या हुआ, अपना सॉल्युबिलिटी कितना शो किया, S शो किया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, जितना भी ये सॉल्युबिलिटी शो करेगा, इसमें से कुछ ब्रेक कर जाएगा Ag+ में और कुछ ब्रेक कर जाएगा Cl- में, यानी कि इस AgCl का कुछ हिस्सा Ag+ में जा रहा है और कुछ Cl- में जा रहा है। लेकिन ये देखो डायरेक्ट जा रहा है, ये डायरेक्ट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर S आप अगर लें, S अगर लें तो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag+ और Cl- में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। पूरा का पूरा Ag+ और Cl- से क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ये वाला चीज़ 100% फॉरवर्ड होगा, यानी कि जो सॉलिड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एक्वस में कन्वर्ट कर गया, वो पूरी की तरह से पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है। दिस इज S, दिस इज ऑल्सो S, क्योंकि एक AgCl से एक Ag+ और एक Cl- बनता है, तो S से S बनेगा ये, और ये भी बनेगा S, और जितना ये बना उसी के हिसाब से KSP डिफाइन होता है। तो KSP क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ एट इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन ऑफ Cl- एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे ये यहाँ पहुँचा, और जो यहाँ पहुँचा वो सब का सब वहाँ पहुँच गया, सब का सब वहाँ पहुँच गया, मतलब S का S पहुँच गया। तो दिस इज S, दिस इज S, दिस इज S²। तो KSP की वैल्यू जो होगी वो S² के बराबर होगी। अब अपने को क्या चाहिए, पहले हमको क्या चाहिए, मुझे अपने को S की वैल्यू चाहिए, और S की वैल्यू को निकालने के बाद हम लोग KSP निकाल पाएंगे। S का स्क्वायर कर देंगे, KSP निकल जाएगा। अब S निकालने का क्या तरीका हो सकता है, सॉल्युबिलिटी निकालने का क्या तरीका हो सकता है। अब तो ध्यान से बात को समझो। हम लोग जानते क्या है, वी नो λm इज इक्वल, तुम लोग को पढ़ाया था लास्ट क्लास में, K × 1000 बाय मोलैरिटी होता है, होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग एट इक्विलिब्रियम पे ले जाएं, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे याद रखिएगा, एट इक्विलिब्रियम मोलैरिटी जो होता है इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी हो जाता है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज द मोलैरिटी एट इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको मैंने सॉल्यूशन में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, मोलैरिटी जो होता है वो सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाता है, यानी सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, इट इज द मोलैरिटी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यानी कि एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो λm इन्फिनाइट या अब हम मुझे इक्विलिब्रियम कब मिल रहा है, तो मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, तो मुझे सॉल्युबिलिटी कब मिलेगा, सॉल्युबिलिटी इज अ मैक्सिमम मोलैरिटी। तो मैक्सिमम मोलैरिटी कहाँ मिलता है, मुझे λm इन्फिनाइट मिलता है, मान लो। तो λm इन्फिनाइट इधर पे क्या लिख सकते हैं, λ इन्फिनाइट K × 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। ऐसा क्यों किया, तो क्योंकि सॉल्युबिलिटी को हम लोग मैक्सिमम मोलैरिटी भी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या कहते हैं हम लोग, मैक्सिमम मोलैरिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी को दो बातें हो गई, एक तो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होने वाला मोलैरिटी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, या फिर मैक्सिमम मोलैरिटी को भी हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और मैक्सिमम मोलैरिटी कब डिफाइन होता है, इन्फिनाइट पे, तो हम लोग इन्फिनाइट पर जो मोलैरिटी होगा उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं, नो डाउट। इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पर जो सॉल्युबिलिटी, जो मोलैरिटी होगा उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। तो लैम्डा इन्फिनाइट और K × 1000 बाय सॉल्युबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज K इज द कापा। तो ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि λm इन्फिनाइट बराबर K × 1000 बाय सॉल्युबिलिटी, ये हम लोग लिख सकते हैं। मोलैरिटी जगह पे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब λm इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी है,
तो लैम्डा एम इन्फिनाइट की वैल्यू किसकी निकालना है आपको निकालना किसकी है, AgCl की। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ AgCl। तो इसको निकालने के लिए कॉलरॉस का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको फिर से। के किसका लिखना पड़ेगा, के आपको AgCl का लिखना पड़ेगा इन 1000 बाय सॉल्युबिलिटी आपको तो कैलकुलेट ही करना है। तो ये दो वैल्यू अभी भी आपके पास अननोन है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको दी गई नहीं है। तो हमने क्या करना है, पहले लैम्डा एम AgCl की वैल्यू अपने को निकालना है। देखो तो लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ AgCl क्या हो जाएगा, तो दिस कुड बी इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Ag प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Cl माइनस। अब कॉलरॉस के मतलब देखें लैम्डा Ag प्लस और Cl माइनस मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मैं जो पीछे क्वेश्चन लिखा था उसके वजह से मैं देखता हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था देखो, Ag प्लस अपने को यहाँ से मिल जाएगा, एक हमको AgO3 चाहिए और Cl के लिए एक HCl चाहिए। तो एक तो पता चल गया, A प्लस B कर देंगे तो हो जाएगा। और अपने को क्या क्या नहीं चाहिए, अपने को H नहीं चाहिए, NO3 नहीं चाहिए, तो HNO3 नहीं चाहिए अपने को, तो यानी कि C, तो यानी कि A प्लस B माइनस C अगर कर दिया जाए तो AgCl का निकल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, दिस इज A प्लस B माइनस C। ठीक है, तो ये लैम्डा एम AgCl का निकल चुका है। अब क्या निकालना है आपको, के AgCl निकालना है। तुम लोग को लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों जो होता है वो क्या होते हैं, सम हो सकते हैं, वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। अगर ये क्या है, सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी है और ये वाटर का कंडक्टिविटी है, यानी कि इसमें तो वाटर भी और AgCl भी है और यहाँ सिर्फ वाटर है। तो अगर इसके कंडक्टिविटी में इसके कंडक्टिविटी को घटा दिया जाए, यानी कि एक्वस AgCl की कंडक्टिविटी में वाटर कंडक्टिविटी को घटा दिया जाए, तो हम लोग AgCl का कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों एडिटिव नेचर का होता है। तो एक्वस AgCl माइनस वाटर कर दिया जाए तो AgCl बन जाएगा, यानी कि K1 माइनस K2। तो यहाँ हो जाएगा K1 माइनस K2। ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से वैल्यू रख देता हूँ बच्चों, दिस कुड बी A प्लस B माइनस C बराबर K1 माइनस K2 इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ से अपने को सॉल्युबिलिटी निकल चुका है बच्चों, व्हाट इज दैट, K1 माइनस K2, ये सारी वैल्यू आपको दी जाएगी है ना, इंटू 1000 बाय A प्लस B माइनस C। ये सॉल्युबिलिटी आपको निकल चुका है। अब सॉल्युबिलिटी निकल गया तो KSP तो अब तो बाएं हाथ का खेल हो गया ना, अब तो KSP निकालो फटाफट, KSP निकाल लो भैया, खेला खत्म है अब। चलो KSP क्या हो जाएगा, K1 माइनस K2 इंटू 1000 बाय A प्लस B माइनस C एंड दैट कुड बी होल स्क्वायर। तो ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो KSP कैसे निकाला सीखा। KSP निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए आपको लैम्डा इन्फिनाइट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, और लैम्डा इन्फिनाइट के लिए आपको कॉलरॉस लॉ पता होना चाहिए था। तो विदाउट कॉलरॉस लॉ आप ये काम नहीं कर सकते थे। तो अगेन कॉलरॉस लॉ वाज बेनिफिशियल टू फाइंड व्हाट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो कॉलरॉस लॉ तीन चीज़ निकालने में मदद की अपने को। पहला सोचो, पहला क्या बताया, लैम्डा एम इन्फिनाइट, लैम्डा इक्विलिब्रियम, लैम्डा इक्यू इन्फिनाइट यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तीसरा हो गया हम लोगों को KSP हो गया, और क्या हो गया अपने को, इक्विवेलेंट कांस्टेंट हो गया, आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गया। इन सब की वैल्यू हम लोग किससे निकाल सकते हैं, कॉलरॉस लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में लोग रखते हैं इतना ही। अगले क्लास में लोग मिलेंगे कुछ मिसलेनियस छोटी छोटी बातों के साथ, जैसे आयनिक मोबिलिटी है, फिर तुम लोग को मैंने बोला था कि कंडक्टेंस हम लोग प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से बता देंगे। सेल कंडक्टिविटी सेल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातें थ्योरेटिकल क्लासेस बची हुई है, उसके बारे में मैं अगली क्लास में बात करूंगा। तो आई थिंक अभी 2 क्लास बाकी है। एक तो अभी जो मिसलेनियस थोड़ी सी बातें मैं कर लूँगा, उसके बाद एक होता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का भी एक स्पेशल क्लास लूँगा। तो 2 क्लास इसके बाद और लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले 2 मेजर टॉपिक खत्म हो चुके हैं, ये खत्म हो जाएगा। हाँ एक बात और, बैटरी भी पढ़ाना है, तो बैटरी की भी क्लासेस मैं एक क्लासेस ले लूँगा, तो बैटरी भी आप पढ़ लें, बैटरी से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बोर्ड में बैटरी पढ़ना है, ठीक है, तो बैटरी भी पढ़ा दूंगा। तो आई थिंक 3 क्लासेस हो गए, एक आध क्लासेस तो न्यूमेरिकल के चल ही जाएंगे, तो 3-4 क्लासेस रह गए। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी, बहुत सी बातें सीखने को मिली होंगी। और आज की क्लासेस जो थी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का बैकबोन है। आज की क्लासेस को अच्छे से रखिए, अच्छे से समझिए, कोई भी दिक्कत है डायरेक्ट कमेंट कीजिए, विदाउट हेजिटेट हुए आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो बच्चों आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।